तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिटर्न। रिटर्न कब कमाया जाता है? तो इन्वेस्टमेंट करने पर कमाया जाता है। मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बताया था कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स, और इस सेविंग्स में से ही आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न कमाना होता है आपको। रिटर्न अलग अलग तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मोस्टली शेयर्स या डिबेंचर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि शेयर्स में डिविडेंड एक रिटर्न होता है और कैपिटल अप्रिसिएशन एक रिटर्न होता है, और डिबेंचर्स यानी कि बॉन्ड वगैरह में कूपन यानी कि इंटरेस्ट एक तरीके का रिटर्न होता है, और कैपिटल अप्रिसिएशन एक तरीके का रिटर्न होता है। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उस इन्वेस्टमेंट की जो आज मार्केट वैल्यू है वो अगर कल को बढ़ जाए तो ऊंचे दाम में आप बेच दोगे, और नीचे दाम में आपने परचेज किया था, तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज योर कैपिटल अप्रिसिएशन विच इज़ अ काइंड ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है होम करेंसी में तो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। तो अगर मैंने रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट की, यानी कि मैंने इंडिया में कुछ ना कुछ पैसा लगाया किसी न किसी इन्वेस्टमेंट में, यानी कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मान के चलो शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट की, तो मैं रुपीज़ देता हूँ। यानी कि मैंने होम करेंसी में इन्वेस्टमेंट की, शेयर्स परचेज़ किए लेकिन इंडिया में किए। इंडिया में जब शेयर्स परचेज़ किए तो मुझे रुपीज़ देना पड़ा, तो यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट जो की वो होम करेंसी में की। जब आप इन्वेस्टमेंट होम करेंसी यानी कि खुद की कंट्री के करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमाते हो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न मतलब, तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न का मतलब होता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिविडेंड, कैपिटल अप्रिसिएशन, कूपन इंटरेस्ट वगैरह। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉरेन करेंसी में, यानी कि इंडिया में मैं बैठ के अमेरिका के कुछ शेयर्स परचेज़ कर रहा हूँ, अमेरिका की कंपनीज़ के कुछ शेयर्स परचेज़ कर रहा हूँ, या फिर वहाँ पे कोई घर खरीद रहा हूँ और उसको रेंट पे चढ़ा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मुझे रेंट मिलेगा वो डॉलर्स में मिलेगा। यानी कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की वो फॉरेन करेंसी में की, तो मेरा जो रिटर्न भी आएगा वो भी फॉरेन करेंसी में आएगा। ऐसे केस में आपको दो तरीके के रिटर्न होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न। तो मान के चलो अमेरिकन कंपनी के कुछ शेयर्स मैंने परचेज़ कर लिए, यानी कि डॉलर्स में परचेज़ किए होंगे, तो वो जो डॉलर्स में मैंने परचेज़ किए कंपनी के शेयर्स, उस पर कुछ डिविडेंड मिलेगा, वो भी डॉलर्स में मिलेगा, और उसका कैपिटल अप्रिसिएशन भी डॉलर्स में होगा। तो यानी कि उस इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं, यानी कि डिविडेंड हो गया, कूपन इंटरेस्ट हो गया, या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया, वो रिटर्न तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गई अगेंस्ट होम करेंसी, यानी कि डॉलर अप्रिशिएट हो गया होम करेंसी के अगेंस्ट, तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़्यादा पैसा क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है। वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर बेस करेंसी यानी कि डॉलर्स अप्रिशिएट कर जाएंगे, तो जो चीज़ 70 रुपये की है कल को वो 73.5 की हो जाएगी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर मैंने कोई शेयर्स बाय किए हुए हैं अमेरिका में, और मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो या तो डिविडेंड हो सकता है या तो कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है। जब वो डॉलर्स में मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे जाके, कहाँ जाके, फॉरेक्स मार्केट में जाके इन डॉलर्स को कन्वर्ट करूँगा रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पे यानी कि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट लेना है या सर्विस लेनी है तो रुपीज़ देना पड़ता है, डॉलर तो काम आएंगे नहीं। तो डॉलर लिया, फॉरेक्स मार्केट में गया और डॉलर दे दिया। तो जब डॉलर देने गया तब मुझे 70 रुपये के रेट से रुपीज़ नहीं मिलेंगे, मुझे 73.5 के रेट से रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हो चुका है, यानी कि बेस करेंसी अप्रिशिएट हो चुकी है, तो मुझे ज़्यादा रुपया मिलेगा। मतलब मान के चलो मुझे $1 ही रिटर्न मिला। मेरे एग्जांपल में यहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो $1 के बराबर है। तो अगर ये $1 को लेकर मैं फॉरेक्स मार्केट में गया तो मुझे वो 70 रुपीज़ देगा? नहीं, वो मुझे 73.5 रुपीज़ देगा। तो कल तक मुझे 70 रुपये मिल रहे थे $1 के पीछे, आज मुझे 73.5 रुपीज़ मिल जाएंगे, यानी कि 3 रुपये 50 पैसा मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। तो दैट इज़ योर रिटर्न जब आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होना है वो तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको फॉरेन एक्सचेंज में भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सकता है। और कब मिलेगा? जब आपकी फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी अगेंस्ट होम करेंसी।
चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड जस्ट बिफोर अ ईयर ऑफ मैच्योरिटी इज $5,000। यानी कि एक बॉन्ड का प्राइस है एक साल पहले, यानी कि मैच्योरिटी के एक साल पहले $5,000। इट्स रिडेम्पशन वैल्यू इज 5250 एट द एंड ऑफ द सेड पीरियड। यानी कि एक साल बाद मुझे $5250 मिलेंगे अगर मैं आज $5,000 का वो बॉन्ड परचेज कर लेता हूँ। इंटरेस्ट इज़ $350 पर एनम, यानी कि साल भर का इंटरेस्ट है $350। द डॉलर अप्रिशिएट्स बाय 2% ड्यूरिंग द सेड पीरियड। तो डॉलर अप्रिशिएट कर गया 2% से। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स एंड नॉन यूएस इन्वेस्टर्स व्यू पॉइंट। तो अगर हम यूएस इन्वेस्टर की बात करें, यानी कि एक ऐसा बंदा जो अमेरिका में ही रहता है और अमेरिका में ही उसने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि यूएस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की उसने, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन होम करेंसी की। ठीक है, तो यहाँ पे उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा विच इज़ कूपन और इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। यानी कि उसको मिलेगा कूपन और इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन अमाउंट, यानी कि RA-P0/P0 × 100। तो जो आपका RA-P0 है वो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन है, RA आपका सेलिंग प्राइस है और P0 आपका बाइंग प्राइस है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज यानी कि $5,000 में मैंने वो बॉन्ड परचेस कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मुझे होगा $350 प्लस 5250 माइनस $5,000 अपॉन $5,000 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 12%। तो अगर मैं यूएस का इन्वेस्टर हूँ, यानी कि मैंने यूएस बॉन्ड में पैसा लगाया, तो मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा विच इज़ इक्वल टू 12%। अगर मैं नॉन यूएस इन्वेस्टर हूँ, यानी कि मैं यूएस में नहीं रहता, मैं कहीं और रहता हूँ और यूएस के बॉन्ड में मैंने पैसा लगाया, यानी कि यूएस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी की, तो मुझे इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी होगा और फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न भी होगा, यानी कि 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डॉलर अप्रिशिएट हो गया 2% अगेंस्ट द होम करेंसी, तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न भी मिलेगा। इसका फॉर्मूला है 12%, यानी कि 0.12 इंटू 1 प्लस 0.02। मतलब जितना अप्रिशिएट हुआ आपका फॉरेन करेंसी, यानी कि 2%, उसको डेसिमल में लिखेंगे विच इज़ 0.02 और उसमें 1 प्लस कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल से, यानी कि 0.12 से। तो आंसर आएगा 0.1224, यानी कि 12.24%। So for US investor, the return shall be 12% and there will be no impact of appreciation in dollar। क्योंकि मैंने सिंस होम करेंसी में पैसा लगाया, तो भले एक्सचेंज रेट बढ़े या घटे, मुझे तो जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वही मिलेगा। रिटर्न फॉर नॉन यूएस इन्वेस्टर विल बी 12.24%। ऐसा इसलिए क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, यानी कि 12%, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सिंस मैंने फॉरेन करेंसी में पैसा लगाया और फॉरेन करेंसी 2% बढ़ गई, तो मुझे वहाँ पर भी 2% का फ़ायदा हो गया, यानी कि मुझे टोटल 12.24% का फ़ायदा हो गया, यानी कि रिटर्न मुझे मिलेगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज द एक्सचेंज रेट ऑन January 2, 2012 between US dollars and the French franc was FF 5.9 is equal to $1, यानी कि $1 5.9 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर है। एंड ऑन द सेम डे द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड वॉज 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5, यानी कि 1 पाउंड $1.5 के बराबर है। वॉट वॉज द एक्सचेंज रेट बिटवीन फ्रैंक्स एंड पाउंड। तो 5.9 फ्रेंच फ्रैंक $1 के बराबर है और 1 पाउंड $1.5 के बराबर है, यानी कि दोनों में कॉमन करेंसी डॉलर है। तो चलो $1 5.9 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर है, तो $1.5 कितने फ्रेंच फ्रैंक के बराबर होगा। तो इट विल बी 5.9 फ्रेंच फ्रैंक अपॉन $1 इंटू $1.5। तो डॉलर डॉलर कट जाएगा, आंसर फ्रेंच फ्रैंक में आएगा विच इज़ 8.85 फ्रेंच फ्रैंक। नाउ $1.5 इज इक्वल टू $1.5, डॉलर डॉलर सेम है। $1.5 1 पाउंड के बराबर है और अभी हमने निकाला कि $1.5
8.85 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर है। तो हमारा एक्सचेंज रेट आ जाएगा 8.85 फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड और 8.85 फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड। दिस इज द इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट, यानी कि थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट। यह एक्सचेंज रेट होना चाहिए। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप जब फॉरेक्स मार्केट गए, वहाँ पे आपको एक पाउंड $1.5 का मिल रहा था, और वहीं पे आप फ्रेंच फ्रैंक भी लेने गए तो आपको 8.85 फ्रेंच फ्रैंक मिल रहे थे $1.5 में। तो आपने ये मन ही मन कैलकुलेशन की कि जो एक पाउंड है वो 8.85 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर है। मन ही मन कैलकुलेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली में फ्रेंच फ्रैंक और पाउंड के बीच का रेट कैलकुलेट नहीं किया गया, यानी कि एक्चुअली में मार्केट में 8.85 फ्रेंच फ्रैंक में 1 पाउंड नहीं मिल रहा। मतलब आप किसी के पास जाओगे और बोलोगे कि भैया ये 8.85 फ्रेंच फ्रैंक रखो, मुझे 1 पाउंड दे दो, तो वो नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई 8.85 फ्रेंच फ्रैंक में ना $1.5 ही मिलेंगे, आप ये डॉलर ले जाओ और पाउंड ले लो, मतलब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आप इस तरीके से एक्सचेंज रेट निकालोगे, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल एक्सचेंज रेट, क्योंकि मार्केट में फ्रेंच फ्रैंक के बदले में पाउंड नहीं मिल रहा है और पाउंड के बदले में फ्रेंच फ्रैंक नहीं मिल रहा है। ये तो आपने ये कैलकुलेशन की बाय यूजिंग द कॉमन करेंसी डॉलर्स। तो दिस एक्सचेंज रेट इज नोन एज थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट, यानी कि ये एक्सचेंज रेट होना चाहिए, विच इज इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट। ओके, 8.85 फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया, विच इज़ OMG, यानी कि ओ माई गॉड एरिया। तो समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है। कि सबसे पहले तो जितनी भी कॉमन करेंसीज हैं उसको मैं अरेंज करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे पहले आ गया पाउंड, यानी कि GBP, फिर यूरो और US डॉलर, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि $, फिर सिंगापुर डॉलर यानी कि SG डॉलर, फिर रुपीज़ यानी कि INR, और फिर येन यानी कि JPY। ये हायरार्की है करेंसीज की, कॉमन करेंसीज की। नाउ टू चेक, ओ माई गॉड, जो बेस करेंसी होगा वह अपने ऊपर वाले के साथ 0 पॉइंट समथिंग यानी कि लेस देन 1 होना चाहिए। अगर है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर नहीं है तो ओ माई गॉड, OMG। ये सब आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, आई नो। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर डॉलर पर रुपीस एक्सचेंज रेट की बात चल रही है कि $1 कितने डॉलर के बराबर है, तो मान के चलो इट इज़ 0.01428 यानी कि $1 $0.01428 के बराबर है। तो यहाँ पे बेस करेंसी आपकी रुपीज़ है। हाँ, बेस करेंसी रुपीज़ है। इस हायरार्की में डॉलर ऊपर है या रुपीस, तो मैंने देखा रुपीस तो नीचे कहीं बैठा है, डॉलर ऊपर बैठा है, यानी कि रुपीस के लिए डॉलर ऊपर वाला हो गया। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। जो बेस करेंसी होगा, यानी कि रुपीस की बात चल रही है, वह अपने ऊपर वाले यानी कि डॉलर के साथ 0 पॉइंट यानी कि लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पर वही हो रहा है कि रुपीस मेरा बेस करेंसी है, उसका ऊपर वाला डॉलर है, और डॉलर के साथ वो 0.01428 है, यानी कि लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ओ माई गॉड नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये एक्सचेंज रेट जेन्युइन है। जेन्युइन है मतलब करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। मान के चलो पाउंड पर रुपीस की बात चल रही है। पाउंड पर रुपीस आया 0.01289। तो जब मैं पाउंड पर रुपीस की बात करूँगा तो रुपीस मेरा बेस करेंसी है। हाँ, मेरा रुपीस बेस करेंसी है। उसके लिए ऊपर वाला पाउंड होगा, क्योंकि आईएनआर नीचे बैठा है और पाउंड ऊपर सबसे ऊपर बैठा है। तो क्या वो अपने ऊपर वाले के साथ 0 पॉइंट समथिंग में है? तो मैंने बोला हाँ है। तो यहाँ पर भी ओ माई गॉड नहीं है, यानी कि एक्सचेंज रेट करेक्ट है, यानी कि 0.01289 इज द करेक्ट एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर मैं पाउंड पर डॉलर की बात करूँ
और मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.6231। तो मैंने चेक किया कि मेरा बेस करेंसी डॉलर है। हाँ है। डॉलर पाउंड के ऊपर आता है तो नहीं, डॉलर पाउंड के नीचे आता है। तो जो बेस करेंसी है यानी कि यूएस डॉलर, वह अपने ऊपर वाले यानी कि पाउंड के साथ पॉइंट में है। तो मैंने बोला नहीं है, क्योंकि डॉलर जो बेस करेंसी है वह पाउंड के साथ 1.6231 है, यानी कि मोर देन 1 है। तो यहाँ पे ओ माई गॉड है, यानी कि ये एक्सचेंज रेट गलत है। गलत है मतलब ये पाउंड पर डॉलर का एक्सचेंज रेट नहीं है। नाउ दिस एक्सचेंज रेट इज नॉट करेक्ट। यू नीड टू रीड दिस एक्सचेंज रेट एज डॉलर पर पाउंड, यानी कि आपको स्विच कर देना है। जो आपकी बेस करेंसी है उसको प्राइस करेंसी बना देना है, जो प्राइस करेंसी है उसको बेस करेंसी बना देना है। दैट इज डॉलर पर पाउंड 1.6231। जब आप ऐसे बोलेंगे डॉलर पर पाउंड 1.6231, इसका मतलब ये है कि जो आपका पाउंड है यानी कि जो जीबीपी है वो आपकी बेस करेंसी है। ये देखिए डॉलर पर पाउंड, तो पाउंड आपका बेस करेंसी है और डॉलर आपका प्राइस करेंसी है। तो क्या प्राइस करेंसी यानी कि डॉलर पाउंड के ऊपर है? तो नहीं है। तो जो बेस करेंसी होगा यानी कि जो पाउंड है वह अपने ऊपर वाले के साथ, तो उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है, के साथ पॉइंट में होना चाहिए। यानी कि अभी ये जो कंडीशन है कि वो उसके ऊपर वाले के साथ पॉइंट में होना चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे जो 1.6231 है वो 1 से बड़ा है, यानी कि एक करेक्ट एक्सचेंज रेट है, यानी कि एक पाउंड 1.6231 डॉलर के बराबर हो सकता है। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी करेंसीज को रखा गया है, ये प्रेवलेंट मार्केट प्रैक्टिसेस हैं कि प्रेवलेंट यानी कि मार्केट में आज की डेट में कौन सी करेंसी इसके ऊपर है, उस तरीके से बनाया गया है। तो दीज आर दी कॉमन करेंसीज और ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन में ओ माई गॉड पकड़ने में। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन में इस तरीके के रेट दिए रहेंगे लाइक पाउंड पर डॉलर 1.6231। ये दर्शा रहा है कि एक डॉलर 1.6231 पाउंड के बराबर है, बट ऐसा नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि एक पाउंड 1.6231 डॉलर के बराबर है। और इसको पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज़ ओ माई गॉड। विच इज़ पहले तो आपको ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंसीज को रखा गया है वो याद करना है, और हर क्वेश्चन में ये चेक करना है कि जो बेस करेंसी है वह अपने ऊपर वाले के साथ यानी कि इस ऑर्डर के हिसाब से कौन सी करेंसी के ऊपर कौन सी करेंसी है। मान के चलो रुपीज़ की बात चल रही है, तो अगर रुपीज़ बेस करेंसी है तो उसके जो ऊपर वाले हैं वो हैं सिंगापुर डॉलर यानी कि एसडी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि ए डॉलर, यूएस डॉलर या फिर यूरो और पाउंड। तो ये सब उसके ऊपर वाले हैं। उसके नीचे कौन है? तो येन है यानी कि जेपीवाई। तो उसको उसके ऊपर वालों के साथ 0 पॉइंट समथिंग में होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपके जो एक्सचेंज रेट हैं वो करेक्ट हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो यहाँ पे ओ माई गॉड है, ओ एम जी है। और आपको करना क्या है? तो आपको स्विच करना है, यानी कि अगर पाउंड पर डॉलर लिखा है तो आपको डॉलर पर पाउंड कर देना है उसको, और फिर आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नोट, एक जगह ओ माई गॉड तो क्वेश्चन में हर जगह ओ माई गॉड। मतलब अगर आपने एक जगह में यानी किसी एक एक्सचेंज रेट को पकड़ा और आपको पता चला कि यहाँ तो ओ है, इसका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ओ पे बेस्ड है। यानी कि जितने भी एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं, उसको आपको स्विच करके करेक्ट बना देना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि आर्बिट्राज क्या होता है। आर्बिट्राज में एक बंदा होता है जिसका कोई एक्सपोजर नहीं होता, यानी कि उसने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोजर एक तरीके का रिस्क होता है, यानी कि अगर मैंने कोई माल मान के चलो इंपोर्ट किया है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं इंडिया में बिज़नेस करता हूँ, मैंने अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट किया, तो अगर मैं इंपोर्ट करूँगा तो जिसने मुझे माल भेजा उसको मुझे डॉलर पे करने पड़ेंगे, बट मेरे पास तो रुपया है घर में। तो ये रुपया लेके मैं फॉरेक्स मार्केट जाऊँगा, रुपया दूंगा, डॉलर लूँगा और डॉलर लेके अपने सप्लायर को पे कर दूंगा जिससे मैंने इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे रिस्क क्या है?
यहाँ पे रिस्क है एक्सचेंज रिस्क। एक्सपोजर का मतलब यहाँ पर है एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर डॉलर अप्रिशिएट हो गया, यानी कि रुपया के अगेंस्ट में डॉलर मजबूत हो गया, तो क्या होगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जो मैंने एग्जांपल लिया था अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का, उसमें मैंने क्या किया था। ये देखिए, अगर डॉलर मजबूत हो गया, मान के चलो 5% अप्रिशिएट कर गया, तो मुझे 73.5 रुपीज़ में एक डॉलर मिलेगा, और कल तक मुझे 70 रुपये में एक डॉलर मिल रहा था। यानी कि अगर मुझे उस इम्पोर्टर को पेमेंट करनी है, तो जब मैं फॉरेक्स मार्केट जाऊंगा, तो वहाँ पे मुझे जो डॉलर प्रोडक्ट है वो 70 रुपये का नहीं मिलेगा, मुझे महंगा मिलेगा, विच इज़ 73.5। यानी कि मुझे ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, और ये ज़्यादा रुपया देना मेरे लिए हानिकारक है। यानी कि मेरे लिए ज़्यादा कैश आउटफ्लो देना मेरे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी बिजनेस तभी सर्वाइव कर पाता है जब उसके खर्चे कम होते हैं और उसकी इनकम ज़्यादा होती है। अगर इम्पोर्ट किया है कोई सामान और उसपे बहुत ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी कि पैसा देना पड़ेगा, यानी कि वो बहुत महंगी चीज़ हो जाएगी, यानी कि मुझे बहुत हैवी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा, तो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। इसी कारण से जो इम्पोर्टर होते हैं उन्हें एक्सचेंज रिस्क ये फील होता है कि जो फॉरेन करेंसी है वो बढ़ ना जाए। कि मेरी होम करेंसी अगर रुपीज़ है, तो फॉरेन करेंसी मेरे डॉलर होगा, और डॉलर बढ़ ना जाए। अगर डॉलर मजबूत हो गया, बढ़ गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा रुपीज़ यानी कि होम करेंसी देनी पड़ेगी वो फॉरेन करेंसी पाने के लिए, और फॉरेन करेंसी का जो पेमेंट है वो सेटल करने के लिए। वैसे एक्सपोर्टर भी होते हैं। तो एक्सपोर्ट का अगर एग्जांपल लूँ, तो मैंने जापान में कोई सामान एक्सपोर्ट किया। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैंने जापान में कोई माल एक्सपोर्ट किया, तो मैंने सामान दे दिया, तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो मुझे पैसे सामने वाला येन में देगा, फिर इस येन को लेके जाऊंगा मैं यहाँ के फॉरेक्स मार्केट में और रुपया ले लूँगा। तो अगर येन जो है, येन डेप्रीशिएट हो गया, यानी कि रुपीज़ के अगेंस्ट में येन गिर गया, तो मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। तो मुझे तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे येन अभी मिलने वाला है वो कम मिलेगा। तो अगर येन कम मिलेगा तो रुपया भी कम मिलेगा, है ना। इम्पोर्ट के केस में अगर डॉलर बढ़ जा रहा था तो मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ जा रहा था, और अगर एक्सपोर्ट के केस में मुझे जो येन मिलने वाला है वो कम मिलेगा, तो रुपया भी कम मिलेगा। तो इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक्सचेंज रिस्क काम करता है, यानी कुछ ना कुछ आदमी का एक्सपोजर होता है। आर्बिट्राज में उस आदमी का ना तो कोई एक्सपोजर है, यानी कि कोई एक्सचेंज रिस्क फेस नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी सामान उसने इंपोर्ट नहीं किया, कोई भी सामान उसने एक्सपोर्ट नहीं किया। ही जस्ट वॉन्ट टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट, तो ही इज़ बाइंग एंड सेलिंग द करेंसीज। मैंने आपको समझाया था कि जो करेंसीज होती हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो, फिर एक प्रोडक्ट ले रहे हो, दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो, और बीच में कुछ रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना चाहते हो। कौन सा रिस्क? तो एक्सचेंज रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना चाहते हो। यानी कि आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, फिर भी आप रिएक्शन दे रहे हो, यानी कि बिना किसी एक्सपोजर के आप बाय और सेल कर रहे हो करेंसीज। ये तभी पॉसिबल है जब एक्चुअल एक्सचेंज रेट और थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट अलग अलग हों। ये थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में निकाला था, फ्रेंच फ्रैंक और पाउंड के बीच का। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि ये एक्सचेंज रेट आपने कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअल एक्सचेंज रेट नहीं है। यानी कि पाउंड के अगेंस्ट में फ्रेंच फ्रैंक नहीं मिलेगा, या फिर फ्रेंच फ्रैंक के बदले पाउंड नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट है, यानी कि थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट है। यह एक्सचेंज रेट होना चाहिए, है नहीं। तो जब एक्चुअल एक्सचेंज रेट और इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट यानी थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट में कुछ अंतर होगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तब वहाँ पे कोई आदमी आर्बिट्राज कर सकता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट्स कोटेड एट 3 डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट। स्पॉट एक्सचेंज रेट मतलब T इज इक्वल टू 0 का एक्सचेंज रेट। USD INR 48.3 in Mumbai, GBP INR 77.52 in London, and GBP USD 1.6231 in न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क, लंदन और मुंबई तीन अलग अलग फॉरेक्स के मार्केट हैं जहाँ पे करेंसीज का बाय सेल चलता रहता है। द आर्बिट्राजर हैज़ USD 1 करोड़
assuming that there are no transaction cost, explain whether there is any arbitrage gain possible from the quoted spot exchange rates. सबसे पहला हमारा काम है ओ माई गॉड चेक करना। तो हमने चेक किया तो हमें पता चला कि डॉलर पर रुपीज़ दिया हुआ है 48.3, तो रुपीज़ हमारा बेस करेंसी है। डॉलर उसके ऊपर वाला है, तो हाँ उसके ऊपर वाला है, तो उसके ऊपर वाले के साथ तो पॉइंट में है, तो मैंने देखा कि नहीं वो पॉइंट में तो नहीं है, वो तो 1 से बड़ा है, 48.3 है। तो यहाँ पर ओ माई गॉड है, यानी कि ये रुपीज़ पर डॉलर की बात चल रही है। 48.3 विच इज़ रुपीज़ 48.3 पर डॉलर, यानी कि एक डॉलर 48.3 रुपीज़ के बराबर है। एक जगह ओ माई गॉड तो हर जगह ओ माई गॉड। तो पाउंड पर रुपीज़ को देखा तो 77.52 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ओ माई गॉड है, यानी कि दिस इज़ रुपीज़ पर पाउंड 77.52, यानी कि रुपीज़ 77.52 पर पाउंड। फिर पाउंड पर डॉलर 1.6231, यहाँ पर भी ओ माई गॉड है, स्विच कर देंगे। डॉलर पर पाउंड इज़ 1.6231, यानी कि डॉलर 1.6231 पर पाउंड, यानी कि एक पाउंड 1.6231 डॉलर के बराबर है। दिस इज़ द करेक्ट एक्चुअल एक्सचेंज रेट्स। नाउ स्टेप नंबर 1, आर्बिट्राज करने के अलग अलग स्टेप्स बताऊंगा मैं। टोटल 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है आर्बिट्राजर हैज़ $1 करोड़। नाउ कीप 48.3 पर डॉलर, यानी कि जहाँ पे डॉलर बेस करेंसी असाइड, दिस इज एक्चुअल रुपीज़ पर डॉलर एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आर्बिट्राजर के पास जो करेंसी है वो डॉलर करेंसी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तीनों एक्सचेंज रेट में से तो सिर्फ रुपीज़ पर डॉलर में ही डॉलर बेस करेंसी है। तो जहाँ पर भी बेस करेंसी डॉलर हो, यानी कि जिस करेंसी में आर्बिट्राजर के पास पैसा पड़ा हो, उस वाली करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसको आपको अलग रखना है। अलग रखना है मतलब 48.3 पर डॉलर हमारे काम का अभी नहीं है, आगे चल के आएगा। अभी हमारे काम का है रुपीज़ पर पाउंड और डॉलर पर पाउंड। स्टेप नंबर 2, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इम्प्लाइड, यानी कि थ्योरेटिकल रुपीज़ पर डॉलर एक्सचेंज रेट यूजिंग द अदर टू रेट्स। यानी कि रुपीज़ पर पाउंड मेरे पास है 77.52 और डॉलर पर पाउंड है 1.6231। नाउ रुपीज़ पर पाउंड इज़ डिवाइडेड बाय डॉलर पर पाउंड, यानी कि रुपीज़ 77.52 अपॉन 1 पाउंड इज़ डिवाइडेड बाय डॉलर 1.6231 डिवाइडेड बाय 1 पाउंड। तो जब भी आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो सामने वाला स्विच हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे आप 1 पाउंड डिवाइडेड बाय डॉलर 1.6231 से, तो पाउंड और पाउंड कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा रुपीज़ 47.76 पर डॉलर। दिस इज़ योर थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट। स्टेप 3 हमारा रहता है कंपेयर करने का एक्चुअल रुपीज़ पर डॉलर एक्सचेंज रेट और थ्योरेटिकल रुपीज़ पर डॉलर एक्सचेंज रेट। अगर एक्चुअल थ्योरेटिकल से ज़्यादा आया तो एक्चुअल ओवर प्राइस्ड है, यानी कि अगर जो एक्चुअल रुपीज़ पर डॉलर है वो ज़्यादा है और थ्योरेटिकल रुपीज़ पर डॉलर यानी कि जो होना चाहिए वो कम है, तो एक्चुअल ओवर प्राइस्ड है, उसको गिरना चाहिए। तो सेल कर देंगे बेस करेंसी टू गेट प्राइस करेंसी। यानी कि अगर हम रुपीज़ और डॉलर की बात करेंगे तो हम बेस करेंसी यानी कि डॉलर को सेल करेंगे और रुपीज़ ले लेंगे। इफ़ एक्चुअल इज़ लेस देन थ्योरेटिकल देन एक्चुअल इज़ अंडर प्राइस्ड, तो हम बाय करेंगे बेस करेंसी बाय गिविंग प्राइस करेंसी। तो हमने चेक किया यहाँ पे कि एक्चुअल रुपीज़ पर डॉलर हमारा आया रुपीज़ 48.3 पर डॉलर, विच इज़ मोर देन थ्योरेटिकल रुपीज़ पर डॉलर विच इज़ 47.76 पर डॉलर। तो 48.3 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 47.76 हमने कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि एक्चुअल ओवर प्राइस्ड है, यानी कि $1 का भाव होना चाहिए 47.76, लेकिन $1 का भाव है 48.3, यानी कि जो डॉलर है वो महंगा बिक रहा है बट बिकना नहीं चाहिए, वो ओवर प्राइस्ड है। तो क्या करना चाहिए, तो सेल करना चाहिए डॉलर। तो सेल करेंगे बेस करेंसी टू गेट प्राइस करेंसी, यानी कि सेल करेंगे डॉलर टू गेट रुपीज़। तो हमारा करेंसी रूट यानी कि करेंसी पाथ क्या होने वाला है स्टेप नंबर 4 में, कि जो आर्बिट्राजर है उसके पास 1 करोड़ डॉलर है और मैंने बोला कि डॉलर को बेचो और रुपया पालो। तो सेल $1 करोड़ टू गेट रुपीज़, तो कितने रुपीज़ मिलेंगे, तो $1 करोड़ इंटू 48.30 पर डॉलर, डॉलर डॉलर कट जाएगा, 483,000,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। तो मैं फॉरेक्स मार्केट गया, $1 करोड़ का बैग लेके
1 करोड़ डॉलर दिया और 483,000,000 का रुपीज़ ले आया दूसरे बैग में। अब इस बैग में रुपीज़ पड़े हैं। अब क्या करूँगा, अब 483,000,000 को सेल कर दूंगा टू गेट पाउंड। तो इस बैग को फिर दूसरे फॉरेक्स मार्केट में गया, उस मार्केट में ये रुपया दे दिया और पाउंड ले लिया। कितना पाउंड मिलेगा, तो 483,000,000 डिवाइड बाई 77.52 पर पाउंड, तो रुपीज़ कट जाएगा। आंसर आएगा पाउंड 6230,650.155। तो इतना पाउंड मुझे दूसरे बैग में मिल जाएगा। फिर क्या करूँगा, फिर इस पाउंड वाले बैग को लेके फिर चला जाऊँगा दूसरे मार्केट और डॉलर ले लूँगा, यानी कि सेल 6230,650.155 टू गेट डॉलर्स। तो कितना डॉलर मिलेगा, तो मिलेगा पाउंड 6230,650.155 इंटू डॉलर 1.6231 पर पाउंड। पाउंड पाउंड कट जाएगा, डॉलर में आंसर आएगा 101,12,968.26। तो अगर आप नोटिस करोगे, मेरी शुरुआत हुई थी 1 करोड़ डॉलर से और मेरी जर्नी ख़त्म हुई 101,12,968.26 डॉलर पे। यानी कि बिना कुछ रिस्क लिए मैंने कुछ ना कुछ रिस्क लेस प्रॉफिट कमा लिया, विच इज़ माई आर्बिट्राज प्रॉफिट, यानी कि गेन 101,12,968.26 माइनस 1 करोड़ विच इज़ डॉलर 112,968.26। तो इस तरीके से आर्बिट्राज काम करता है कि आपका कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होता, फिर भी आप रिस्क लेस प्रॉफिट कमा लेते हो इस तरीके से कि आप 1 करोड़ डॉलर का बैग लेके जाते हो और घर लौटते हो 101,12,968.26 डॉलर के बैग के साथ। तो ना तो आपका कुछ आया ना तो आपका कुछ गया, नेट आपके जेब में 112,968.26 डॉलर आ गए। तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट अगेन निकालने के। ठीक है।